प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी पे बात करने वाले हैं, भाग तीसरा। और आज का जो सेशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप लोग के पास भी पेशेंट आते हैं तो फिर आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है। ग्रंथों में जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे सब आयुर्वेद सिखाया है। तो उनको मैं प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करता हूँ। तो एक मिनट रुक जाइए। हाँ। तो हमारे ग्रंथों में चरक संहिता में ऐसा बताया है कि जब भी वंध्यत्व आता है तो वंध्यत्व आने का एक कारण ये भी है कि शुक्र और अश्रुक आहार विहार की दुष्टि होना। शुक्र धातु आपको पता है, 7 धातुओं में एक धातु होता है शुक्र धातु, और अश्रुक का मतलब है कि रक्त। तो इसका अगर आहार और विहार में दुष्टि हो गया तो मतलब आज के जमाने में व्हाट वी आर टॉकिंग, ऑल दिस इज, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ है, पुराने जमाने का है। लेकिन धीरे धीरे पीपल आर बिलीविंग, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हम उनको बता रहे हैं तो लोगों को विश्वास होने लगा है। जैसे कि हम लोगों, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बताया कि नवग्रह होते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया तो पता चला कि सच में 9 प्लैनेट्स होते हैं। और हम लोगों ने बृहस्पति नाम दिया। तो बृहस्पति मतलब सभी में बड़ा, ऐसा हम लोगों ने कहा, गुरु गुरु ग्रह बृहस्पति। बाद में पता चला रिसर्च से कि जुपिटर जो है वो सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है। तो जो हमारे ग्रंथों में जो आचार्य लोगों ने बताया वह सब चीजें पता चल रही हैं। तो हम लोगों के आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे ऋषि मुनि लोगों ने पहले कह चुके हैं, लेकिन बाद में वो साइंटिस्ट लोग उसको प्रूव कर रहे हैं। तो कॉस्मोस में मेटाफिजिक्स द्वारा ये बाद में साइंस और प्रूव करेगा कि ब्रेन का जो भी वाइब्रेशन होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे माइंड और गट उस पे पड़ता है। और हमारे ग्रंथों में बोला गया है, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, या मज्जा धरा कला से पित्त धरा कला। मतलब जो मज्जा धरा कला है वही पित्त धरा कला है, और पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है। ये हमारे ऋषि मुनि लोगों ने पहले ही कह दिया है। इसी तरह से चरक संहिता में स्पष्ट रूप से बताया है कि वंध्यत्व का एक कारण होता है शुक्र अश्रुक आहार विहार दोषात। मतलब आहार विहार अगर दूषित होगा तो वंध्यत्व 100% आने वाला है। इसका हम लोग आगे और देखेंगे। और अश्रुक का मतलब रक्त दोष, मतलब उस जमाने में भी अश्रुक के बारे में, रक्तजन्य दुष्टि को उस समय भी एड्रेस किया गया था। तो वो वंध्यत्व को आता है। और अगर हम लोग देखेंगे तो आज के जमाने में भी अगर विरुद्ध अन्न का सेवन ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा उसका प्रभाव रक्त की दुष्टि पे आता है। तो अश्रुक को आज हम लोग क्या मानते हैं? अश्रुक दोष। अश्रुक दोष मतलब रक्त की दुष्टि, मतलब क्या मानते हैं? आज प्रूफ हो रहा है कि जो टॉर्च इन्फेक्शन है, तो टॉर्च इन्फेक्शन के वजह से ये वंध्यत्व आ ही रहे। तो हमारे आचार्य लोगों ने उस समय टॉर्च इन्फेक्शन को समझ लिया था। उन्होंने TORCH ऐसे नाम नहीं दिया, लेकिन अश्रुक दोष तो माना ही है उन्होंने भी। इसी तरह से वायरल इन्फेक्शन होगा और टॉर्च होगा तो तुरंत हम लोग बोलते हैं कि ब्लड और मांस में कोई दोष रहा है, ये कोई सूक्ष्म भूत है, या कृमि है या वायरस है। वो जो हमें दिखते हैं, जो इन्फेक्शन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो वहां पे इन्फेक्शन होता है इसलिए वंध्यत्व आता है। या तो वो प्रोटोजुआ होगा या बैक्टीरिया होगा। तो हमें जब चिकित्सा करनी है, तो जब अश्रुक दोष जब बोला जाता है तो यहाँ पे हमें रक्तगत कृमि की चिकित्सा करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यहाँ पे गोमूत्र दिया जाए रेगुलरली, और पेशेंट की जनरल इम्यूनिटी बढ़ाया जाए। और आहार में जो रक्त दुष्टि के आहार हैं उसको पूरी तरह से बंद कर देना है। जैसे कि अगर कोई उड़ीद का सेवन कर रहा है, माश, उड़ीद का सेवन कर रहा है, इडली डोसा फर्मेंटेड फूड आइटम्स में खा रहा है, तो दीज आर कॉजिंग गोइंग टू कॉज अश्रुक दोष। तो यह एक कारण है अश्रुक दोष का। हम उसको मॉडर्न भाषा से देखेंगे तो टॉर्च इन्फेक्शन का वो कारण नहीं है, लेकिन आयुर्वेद बोलता है अश्रुक दोष करने का मतलब वो ऐसा जगह तैयार कर देता है जहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके अटैक करते हैं, इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, और टॉर्च पॉजिटिव ऐसे टेस्ट आता है। तो ऋतु के अनुसार पंचकर्म करवा लीजिए, तब भी अश्रुक दोष कम हो जाता है। अभी जैसे कि पित्त का काल चल रहा है,
तो अभी से अगर पेशेंट को पंचकर्म करवा दिया गया, विरेचन करवा दिया गया, क्योंकि पित्त और अश्रुक, अश्रुक मतलब रक्त, मैं बार बार अश्रुक बोल रहा हूं, मतलब यह संस्कृत शब्द है रक्त का। तो अश्रुक और पित्त का आश्रय आश्रय संबंध है, आश्रय और आश्रय भाव है। इस प्रकार हम अश्रुक दोष को एड्रेस करके चिकित्सा कर सकते हैं। आहार और विहार दोषात, इसको हमें पेशेंट को हर मतलब आहार और विहार को अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअली काउंसिल करना पड़ेगा, और यह देखना पड़ेगा कि इस प्रकृति वाली पेशेंट है, जैसे पित्तज प्रकृति वाली है, कफज प्रकृति वाली है, वातज प्रकृति वाली हमारी पेशेंट है, या मेल पेशेंट है, उसका हस्बैंड जो है वो इस रीजन में रह रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो उसको कितना हमें चिकित्सा देना है, उसको शोधन देना है, उसको लंघन देना है, उसको ब्रहण देना है, और उसके बाद हम इसका प्लानिंग करते हैं। तो होलिस्टिक वे में हम जब चिकित्सा करते हैं तो 100% रिजल्ट आता है। आहार विहार का परिणाम जो है वो अश्रुक में 100% होता है, और शुक्र पे भी होता है और अश्रुक पे भी होता है। अगर क्षार का सेवन ज्यादा किया जाएगा तो क्षार जो है वो हमारे विमान स्थान में बताया है चरक संहिता में कि क्षार जो है वो शुक्र का नाश करता है। तो खाने में क्षारीय पदार्थ, चाइनीज फूड आइटम खाया जा रहा है क्या, या फिर पापड़, या जो मसाले मसाले नहीं, जो जैसे कि ऐसी चीजें रखी जा रही है जिसमें बेकिंग सोडा ज्यादा डाला जा रहा है, वह शुक्र की दृष्टि करता है। पेप्सी कोला है, थम्सअप है, वो अगर ज्यादा सेवन किया जा रहा है, फास्ट फूड खाया जा रहा है, ऐसा इडली बनाया जा रहा है जिसमें सोडा डाल के उसको अच्छा दिखाने के लिए बना दिया जाता है, ऐसी चीजें अगर खाई जाएंगी तो शुक्र की दृष्टि वो जरूर करेगा। तो इस तरह से हमें देखना है। और जो अ, चरक संहिता में जो ये बताया है कि अकाल योगात, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और चरक संहिता में एक जो श्लोक है, योनि प्रदोषाज, योनि प्रदोषान मनसो भी ताचाच, शुक्रा सगाहर विहार दोषात, अकाल योग, अकाल योग। अकाल योग का मतलब यह है कि उस जमाने में भी ये चीज पता था कि अकाल योग क्या है। अभी रॉबर्ट लाइनहुक ने माइक्रोस्कोप निकाला 1901 में, उसके कितने हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कहा था कि अकाल योगात, कभी मैथुन ना करें, जो काल नहीं है उसमें मैथुन ना करें। तो उस टाइम पे हमारे ऋषि मुनि लोगों को पता चल गया था कि ओवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। उन्होंने ऋतु काल बता दिया। ऋतु काल में जो योग्य काल है उसको हम कांटेक्ट करने का टाइम बताते हैं कि उस टाइम पे ही अगर संबंध, आप शारीर स्थान देखिए, चरक संहिता में बताया है कि किस तरह से स्त्री और पुरुष को तैयार करना है, और फिर किस तरह से मैथुन करना है, ये सारा चीजें शारीर स्थान में विस्तार से बताया गया है। अगर उसके पहले हुआ, ओवल्यूशन के पहले हुआ या बाद में हुआ संबंध, तो वह अकाल योग है, और ये हमारे ऋषि मुनि लोगों ने स्पष्ट रूप से बोला है। ऋतु और ओवल्यूशन फॉलिकुलर स्टडी, ऋतु व्यतीत काल, हाँ, ऋतु व्यतीत काल जो बताइए, मतलब ये अकाल योग है। आपने सही बताया अनुरिता मैडम। तो आज हम लोग देखते हैं यूएसजी कराते हैं, फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं, ओवल्यूशन कैसा हो रहा है, एग रप्चर हो रहा है कि नहीं। उस टाइम पे ऋषि मुनि दिव्य दृष्टि से सब देख के हमें सिखा के गए हैं ये सारी बातें। और दूसरा होता है ऋतु व्यतीत काल, जो अनुरिता मैडम बोल रही हैं, ऋतु बीतने के बाद, मतलब एज पास होने के बाद, जब टाइम हो गया, एज निकल गया, 40-45 साल की वो हो गई लड़की, और उस टाइम पे अगर मैथुन किया जाए तो वो होगा ही नहीं, अनओवुलेटरी साइकिल शुरू हो जाएगा। या फिर मिनारके है, अराउंड नियर बाई है, या अनओवुलेटरी साइकिल है, ये सारी चीजें अकाल योग हमारे ऋषि मुनि लोगों ने हमें कहा है। उसको हमें समझना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों ने क्या कहा है। अकाल योगात बल संशयाच, इसका मतलब है कि बल का संशय होगा, बल क्षय होगा, किसी भी कारण से अगर बल क्षय होगा तो गर्भ धारणा नहीं होगी। इसको हम लोग देखें तो अगर क्रॉनिक कोई डिजीज है, वो लड़की को पहले कभी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, क्रॉनिक मलेरिया हुआ है, आजकल टाइफाइड कैरियर करके पेशेंट आ रहे हैं कि उनको बार बार विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, हर बार उनको टाइफाइड होता है, चिकनगुनिया होके गया है, या फिर डेंगू हो गया है पहले से, तो बहुत दिनों से डायग्नोस नहीं हो रहा है, तो वह भी बल का क्षय करता है। रस रक्त वहां जा नहीं रहा है, आर्तवस स्त्रोतस में, गर्भाशय में जा नहीं रहा है, और इनफर्टिलिटी का कारण है। तो जो बल संशयात ये है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस तरह से आईबीएस हो गया है, ग्रहणी दृष्टि हो गई है, इसको हम लोग सिंड्रोम माने, जहां पे अतिसरण होते रहता है, धातु पोषण होता ही नहीं है। तो आईबीएस भी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी पेशेंट हमारे पास आई, इनफर्टिलिटी है उनको, और पेशेंट कंटिन्यूअस टीचिंग का काम कर रही है, तो टीचिंग अगर कंटिन्यूअस कर रही है
तो खाना समय पर नहीं है, सोना समय पर नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली बल का संशय होता है, क्षय होता है। तो आजकल पीपल कहते हैं कि थोड़ा हम लेट सोते हैं। कितना सोते हैं, कितने बजे सोते हैं? तो अभी शशि मैम केस टेकिंग में पूछती हैं, तो वो पेशेंट क्या बोलते हैं, हम 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं। कितना बजे उठते हैं? तो 10 बजे उठते हैं। और मुंबई का कल्चर अनुरिता मैडम से पूछिए, सब लोग, मेरे पास तो मुंबई के पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हमने सूर्योदय देखा ही नहीं है। मतलब वो लोग इतना लेट उठते हैं, 10, 11, 12 बजे उठते हैं। सोते कब हैं? तो लेट नाइट पार्टीज होता है, तो वो लोग कब सोते हैं? 2, 3, 4, 5 बजे तक सोते हैं। तो ये, और 8 घंटे का नींद भी चाहिए। तो ये सारी चीजें नॉनसेंस है। 8 घंटे का जो है, नींद तो पूरा करते हैं, लेकिन इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है? क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बिगाड़ा जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारा जो थायराइड का फंक्शन है, वह, मतलब उसका जो इग्निशन का कार्य है मेटाबॉलिज्म को, वह इम्बैलेंस हो जाता है थायराइड का। क्योंकि थायराइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फर्टिलिटी को, मेटिक बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए थायराइड का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने फायर पे लगा दिया और आप 8 घंटे की नींद पूरी करके सवेरे नहीं उठ रहे हैं, तो सवेरे नहीं उठेंगे तो वायु की जो नॉर्मल क्रिया होनी चाहिए बॉडी में, वह नहीं होगा, वो रुक जाएगा, और बल का क्षय वहां पे होने लगेगा। तो यहाँ चरकाचार्य जी क्या बोलते हैं? गर्भ चिराद विंदति स प्रजापि। मतलब ये बोल रहे हैं कि सप्रजा, मतलब वो स्त्री जो है ना, वो संतान दे सकती है, लेकिन वहां पे टेम्पररी, वहां पे इनफर्टिलिटी आया है, ये कहना है। अगर वो पूरा बोलेंगे, अप्रजा बोलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो कंप्लीट स्टर्लिटी है, 100% इनफर्टाइल है, वो हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जब ये बताया है कि ये ऐसा हो सकता है, तो सप्रजा बोला है कि वो अगर चिकित्सा किया जाए, दोष धातु मलों को अच्छा किया जाए, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या को अच्छा किया जाए, मन को अच्छा किया जाए, तो वो संतान उत्पन्न भी कर सकती है। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग और देखें, जिसमें रज है, मतलब रज स्त्राव, अनार्तव है या आर्तव, अल्पार्तव है या कष्टार्तव है, जिसमें रज आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है, वह सब प्रजा, मतलब वो संतान दे सकती है। जिसमें बंद हो गया तो उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा कि वो आगे संतान देगी कि नहीं देगी। इसी तरह से 6 टाइप के जो वंध्यत्व है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताए हैं। एक बताया काकवंध्या, एक बताया अनपत्या, एक बताया गर्भस्त्रावी, एक बताया मृतवत्स्य, एक बताया बलशय, एक बताया अजातरस। काकवंध्या का मतलब क्या है कि आज के दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे तो संतान एक बच्चा उत्पन्न करके और बाद में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट बच्चा हुआ और उसके बाद हो ही नहीं रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना बेकार हो गया है। और एजिंग हो रहा है बहुत ज्यादा बॉडी में, जो गर्भाशय में जो चेंजेस होते हैं ना, रस और रक्त का पुरवठा, जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। तो काकवंध्या स्त्रियां आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही हैं। या तो वो बाई चॉइस भी हैं, या फिर बॉडी में ऐसे चीजें हो रही हैं कि एक ही संतान हो रही है। दूसरा है अनपत्या। अनपत्या को तो बच्चे ही नहीं होते हैं, पूरी लाइफ नहीं होते हैं, मेंसेस भी आते हैं लेकिन वो होते ही नहीं है, ये वंध्या है। एक होता है गर्भस्रावी। गर्भस्रावी बहुत बार देखी जा रही है, क्योंकि आज के जमाने में यहाँ पे क्षेत्र ही अच्छा नहीं है, गर्भाशय का जो क्षेत्र है वो अच्छा नहीं है। अंबु वहां पे मिल नहीं रहा है, मतलब रस और रक्त मिल नहीं रहा है। शुक्र भी अच्छा नहीं है, बीज भी अच्छा नहीं है। तो इसका ये है कि हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी जब हम लोग बात करते हैं, तो एनाटोमिकली क्या डिफेक्ट है, मॉर्फोलॉजिकली क्या डिफेक्ट है, एग और स्पर्म में, सीमेन एनालिसिस में हमें पता चलता है। फिजियोलॉजिकल क्या डिफेक्ट है, साइकोलॉजिकल क्या डिफेक्ट है। हमारे ऋषि मुनि लोगों ने पहला जो यह श्लोक बताया है, इसी में पूरा पूरा बता दिया है। योनि प्रदोषान मनसो अभितापात शुक्रा सगाहार विहार दोषात अकाल योगात बल संशयाच गर्भ चिरात विंदति सप्रजापि। ऐसा, इसी में सारा चीज उन्होंने पूरा अपना इनफर्टिलिटी पे बात कर लिया है। अब इसी को हम विस्तार से बात करेंगे। तो साइकोलॉजी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, फॉल्टी लाइफस्टाइल और उसका कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी पे कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम गो थ्रू करेंगे। आज के जो सेंडेटरी लाइफस्टाइल है, पीपल जो है, आज के लोग जो है वो भी सेंडेटरी हैं। दे डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग, दे वांट देयर प्राइवेट स्पेस। तो ये जो बात निकल गई ना, प्राइवेट स्पेस, हर इंसान चाहता है
कि वो घर के लोग भी चाहते हैं, प्राइवेट स्पेस चाहिए। इसी में मानसिकता छिपी है कि आपका सोशल एटीट्यूड खत्म हो गया है, अनहेल्दी डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज, जहां पे आ रहे हैं ना प्राइवेट स्पेस, वो बॉयफ्रेंड से बच्ची बात कर रही है, वो कहाँ घूम रही है कहाँ, ये इस पे ध्यान नहीं, प्राइवेट स्पेस, इस पे ही सारा चीज मानसिकता एकदम चेंज हो रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में। अल्कोहल यूज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब लोग करते हैं, लेकिन ये जा रहा है, कृत्रिमता आ रही है। लैक ऑफ स्लीप, स्लीप, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। आईटी सेक्टर में जो लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि यस वी हैव पार्टीज, हम लोग को तो जाना पड़ता है, सैटरडे संडे जो वीकेंड से उसमें पार्टीज जाना पड़ता है, और ये तो हमें करना है क्योंकि ये हमारा काम है। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए, देन स्टॉप दिस, if you want to enjoy, then enjoy that only, but if you come to ayurveda, then we would like to put you on a particular holistic way, हमें ये बोलना पड़ता है उनको। और अब ये बहुत कुछ जरूरी है। सबसे बिगेस्ट थिंग क्या है कि लैक ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ जिंदगी जीना है नॉर्मल, वो है ही नहीं, सब कृत्रिम है, दिखावे की जिंदगी है। लैक ऑफ स्लीप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। उसके बाद में अनहेल्थी डाइट, ये जो है ना, अनजान वे में लोग ना ये सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे भी सो रहे हैं, कैसे भी जाग रहे हैं, अनजान, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उनको कौन बताएगा ये चीजें। तो उनको पहले तो एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इनफर्टिलिटी के लिए जब पेशेंट आते हैं, नॉर्मल भी लोग आते हैं, तो हमें बताना जरूरी है कि हमारे आचार्य लोगों ने, ऋषि मुनि लोगों ने क्या हमारे लिए बताया है। आजकल क्या है कि हमें फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ता जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति के आने के बाद में। तो हमें उनको बोलना है कि टू बी इन द फैमिली, शेयर होना चाहिए हर बातें, केयर होना चाहिए, और पार्ट ऑफ द फैमिली होना चाहिए। ये कम हो रहा है, इसीलिए क्लैशेस हो रहा है बहुत लाइफ में। मतलब अगर अभी जैसे कि कोई ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है या माता पिता के साथ रह रहा है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन कोई अलग रह रहा है, हर चीज में प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट चीज, तो उसमें ना उसकी मानसिकता चेंज होती है, तो क्लैशेस बढ़ते हैं और उसका साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। अब ये हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो नो मैटर विच पोस्ट यू आर, यू हैव, यू जस्ट कम एज ए पेशेंट, वट एवर योर पोस्ट, यू आर सपोज टू बी वुमेन वेन यू आर इन द हाउस। मतलब घर में आप हैं तो एक लड़की हैं, एक औरत है, ये चीजें उनको बताना है। रोमन लोग जो है वो रोम में रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन जहां पे जो चीजें प्रकृति ने दी है वो वहां पे होना ही चाहिए। तो जब हम बोलते हैं कि आपको कंसीव करना है, तो हमें मेंटल स्टेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है, ये इसके लिए काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, और उसी से बॉडी में हॉर्मोन्स अच्छे से रिलीज होते हैं, अच्छा सा दिमाग पे असर होता है, और बॉडी उस तरह से तैयार होती है कि मतलब वो कंसीव कर पाए। अब अनहेल्दी डाइट देखें, तो हम डाइट का कितना सम्मान करते हैं। हमारे आयुर्वेद में बोला है आहार, आहार अष्ट विधि विशेषायतन, मतलब आहार लेना है तो उसके मात्रा को भी इंपॉर्टेंस है, कितना मात्रा में हमें खाना है, बनाने को भी इंपॉर्टेंस है, मतलब खाने का संस्कार को भी इंपॉर्टेंस है, प्रक्रिया को इंपॉर्टेंस दिया गया है। आप कैसे भी बैठ रहे हैं, कैसे भी खाना खा रहे हैं, अभी कोई, मैंने आज देखा लोगों को, कार में बैठा है लोग, एक आदमी बैठा है और वो वड़ा पाव खा रहा है और ड्राइव भी कर रहा है, या फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ऑयली फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है और ड्राइव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो, या लोग क्या करते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आईटी इंजीनियर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और खा रहे हैं, खाने पे भी ध्यान नहीं है, क्या खा रहे हैं वो भी नहीं, काम तो अपना जो फिगर है, मतलब जो भी उनको टास्क दिया है उस पे है। तो ये चीजें गलत है। हमारे उपनिषदों में ये बोला गया है कि अन्नम संपूर्ण ब्रह्मम, मतलब अन्नम पर ब्रह्म, ऐसा बोला गया है। पर ब्रह्म की तरह सम्मान देना चाहिए हमारे आहार को। अगर जैसे कि आप कहीं किसी के घर गए, सपोज डॉक्टर हरीश बत्रा जी मेरे घर आए, और मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो आए बैठे मेरे घर में बैठे और चले गए, उनको कितना बुरा लगेगा कि मुझे उसने देखा भी नहीं, मैं इतना दूर से आया हूँ और इसने देखा भी नहीं और अपना काम में बिजी है और चला गया। तो इसी तरह से जो ये अन्न पर ब्रह्म बोला है, मतलब ब्रह्म है, देव है, भगवान है वो, अगर हमने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया और हम ऐसे ही खा रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से खा रहे हैं, तो इसका भरण पोषण हमारे बॉडी में जो रस रक्त बनेगा वो दुष्टि होगा।
हमें अन्न को सम्मान देके बोला गया है। और इसी से मेंटेलिटी बनती है हमारे शरीर में। कुछ लोग खाने को देखकर भी नहीं खाते हैं, बस खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, और क्योंकि वो अपना काम पे हैं या कोई टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऋतिक रोशन डांस कर रहे हैं और उस पे ध्यान है, ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वो फिर सोचते हैं कि पेट भर गया, अपने आप उससे ब्लड बनेगा, उससे फीकल मैटर बन के निकल जाएगा। ये बिल्कुल गलत साइंस है। हमारा जो आयुर्वेद है या हमारे जो प्राचीन सारे ग्रंथ हैं उसमें ये बोला है कि अन्न पर ब्रह्म है। तो उसको रेस्पेक्ट दो, उसको अच्छे से बनाने पे, क्रिया पे भी शुद्धता रहनी चाहिए, खाने पे भी शुद्धता रहनी चाहिए, और उसको हम ले रहे हैं उसका आस्वाद भी लेना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अभी क्या है कि भगवत गीता में भी बोला है कि अन्न जो होता है सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। तो चरक जी ने भगवत गीता का भी ये ले लिया है। और एक एक जो ग्रास है, एक एक कौर जो हम खाना खाते हैं, उसका बुद्धि से पोषण होता है। मतलब जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा जो बोला जाता है ना। तो एक एक ग्रास हम जो खा रहे हैं, उस अगर हम लोग वायलेंस देख रहे हैं, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, खून खराबा देख रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, वार्तालाप देख रहे हैं, ऐसे हिंदू मुस्लिम का देख रहे हैं और हम खा रहे हैं, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट देख रहे हैं, या फिर अभी इंडियन मीडिया तो इतनी बेकार है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना वहीं पे शूटिंग करते हैं, खून खराबा दिखाते हैं। फॉरेन मीडिया कभी भी ये चीजें नहीं दिखाती है कि मतलब बच्चों के दिमाग पे असर हो या बड़ों पे हो। लेकिन लोग खाना खा रहे हैं और वो चीजें देख रहे हैं। तो इन सब से क्या होता है, बुद्धि विकृत होती है। आयुर्वेद ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पे बात करता है, क्योंकि जो बुद्धि है, हमारे बॉडी का, माइंड का जो बुद्धि है, वही कंट्रोल है हमारे पूरे सिस्टम का। बुद्धि से ही हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, मतलब हैप्पी हॉर्मोन्स या निगेटिव हॉर्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं। बुद्धि इज वात, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय वायु। गति गंधन है वो जब बोलते हैं, तो वायु के नियंत्रण में रखने के लिए मन को, बुद्धि को निश्चिंत होकर बैठकर, हंसकर, मूड अच्छा रख के खाना चाहिए। अगर आप दुखी मन से खाएंगे तो बॉडी में पूरे निगेटिव हार्मोन सिक्रेट होंगे। तो इसीलिए खाने को समय देना है, खाने को इंपॉर्टेंस देना है। नहीं देंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें आ जाएंगी और इनफर्टिलिटी आएगी। क्योंकि आयुर्वेद में बोला है सौमनस्यम गर्भ जनानम श्रेष्ठम। मन का सौमनस्य जो है वो कैसे होगा, अगर वो, हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो वो सामंजस्यता नहीं आएगी और इनफर्टिलिटी जाएगा। और इससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी आएगा मतलब क्या होगा, अगर मन अच्छा नहीं है, मन में दुख है, तो क्या होगा, एग जो है स्त्री शरीर में वो सुस्त हो जाएगा, ओवम भी उतना हैप्पी नहीं रहेगा, पुरुष शरीर में स्पर्म भी हेल्दी नहीं रहेगा, उसमें भी खुशी नहीं रहेगी। एक एक चीज में, एक एक तत्व में मन है और बुद्धि, अहंकार। हमने ये सांख्य दर्शन में पढ़ा है ना कि पूरी दुनिया में मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चीजें हैं, सब चीजों में, एक एक सेल में जो जीवित चीजें हैं, एक एक सेल में। तो हमें ना खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खाना कैसे खा रहे हैं, किस तरह से बन रहा है, उसका इफेक्ट माइंड पे पड़ता है, और इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए इसका बहुत ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, तो सवेरे जल्दी उठकर भूख लगने पे ही खाना चाहिए। ये जो हमारे ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, फिर शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधिस्तता। मतलब जो बोला है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और शरीर की चिंता छोड़ के पहले शौच विधि करना चाहिए, थोड़ा वॉक करके आए और उसके बाद शौच विधि करें, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो अगर कब करना है, क्या करना है, ये हमारे पास पहले ही बताया गया है। अगर ये चीजें नहीं फॉलो की जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि इनफर्टिलिटी की तरफ वो पेशेंट हमारे पास जाती है। मैंने अभी आधा घंटा बोल दिया है, अब आप लोग बोलिए। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोग बोलिए। थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, मैं, मेरे पास और भी मटेरियल बोलने का, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ बोलिए। कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। आपका प्रणाम क्या सर। मत है? जी प्रणाम मैम। सर मैं बीच में नहीं सुन पाई। फिर भी ये रुबेला वाला स्टार्ट किया था ना आपने, मैंने थोड़ा सुना। रुबेला वाला ही स्टार्ट किया था ना सर आपने? हाँ, टॉर्च पॉजिटिव, हाँ। टॉर्च वाला। हाँ सर, मेरे पास अभी एक केस वैसी ही चल रही है। मैंने शायद 2-3 दिन पहले बोला भी था कि उसके करीब करीब शादी को 8 की 9 साल हो रहे हैं, और उसके उसमें पूरे 7 या 8 उसके आईवीएफ हो चुके हैं सर। और यहाँ के टॉप मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट चला है, ओवुलेशन स्टडी वगैरह सब हुआ था उसका। और उसे बोला गया कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। और उसके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है।
हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो। आ रही है, बोलिए, हाँ। आ रही है हाँ। मैम, बोलिए बोलिए हाँ। मैम। तो वो मर्चेंट नेवी में है, तो एक्चुअली क्या मुझे लगा कि पहले ये दोनों साथ में ही नहीं रहते, क्योंकि 6 महीना उनके हस्बैंड को शिप पे रहना पड़ रहा है और 6 महीना लैंड पे रहना पड़ रहा है। तो पहले में मुझे लगा कि पास साथ में नहीं रहने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, पर अभी इतना 9 साल होने के बाद अब फिर भी इस बच्चा नहीं हो रहा है, आईवीएफ करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो उनमें ऐसे मैंने देखा कि जैसे गर्भ तो रह रहा है, पर वो गर्भ 3 महीने का होने के बाद या 2 महीने का होने के बाद वो गिर रहा था। आईवीएफ में उनको एक ही बार सफलता मिली थी, और एक बार उनकी नेचुरल प्रेगनेंसी रही थी, सबसे पहले वाली एकदम नॉर्मल प्रेगनेंसी रही। तो एलोपैथ ने उनको ऐसे मतलब समझाया भी नहीं कि ये टॉर्च पॉजिटिव होगा। उनको कुछ बता भी नहीं है, उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया था उसका। फिर मैंने उनको अभी हम 15 या 20 दिन हुए होंगे खाली कि उसका टेस्ट करा के ही लेते हैं, क्योंकि कैसे ना एबॉर्शन हो रहा है, बच्चा तो रह रहा है पर एबॉर्शन हो रहा है बार बार। तो मुझे लगा था कि ये रीजन हो सकता है कि रूबेला पॉजिटिव आए, टॉर्च पॉजिटिव आए, कुछ कुछ तो निकले टॉर्च में। तो उसका सर रूबेला उसमें पॉजिटिव आया, बाकी तो सब बाकी टेस्ट नॉर्मल थे उसके, पर रूबेला पॉजिटिव आया। तो अभी उसके हिसाब से रक्त दोष को समझ के मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। जैसे मतलब कि एक वायरस है, तो वायरस के हिसाब से जो भी अंदर रक्त में दूषितता आती है तो उसको दूर करने के लिए जैसे रक्त प्रसादक दवाइयाँ वगैरह सब मैंने स्टार्ट करा दिया। एक टॉर्च नील करके टैबलेट आती है, महामंजिष्ट आदि काढ़ा, किशोर गुग्गुल, आरोग्य वर्धिनी, ये सब स्टार्ट करा दिया है सर। अभी देखते हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मैं आप लोग सब लोगों के साथ शेयर करूंगी जरूर। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अभी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी पे, तो बोलिए। अनुरिता मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? हम सबका सुनना चाहते हैं आज। डॉक्टर अनुरिता मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ बोलिए, हम सबका सुनना चाहते हैं। बोलिए शशि मैम, आप अनम्यूट कर पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। ये बात हाँ तो सही है सर कि जैसे कंचन मैम ने कहा कि एलोपैथी वाले नहीं बताते हैं। जैसे मेरी भी एक पेशेंट थी जिनको फोरम पर आई थी, मतलब ऐसे केस आया था, पेशेंट तो नहीं आई थी, जिनके केस में नहीं था कि आरपीओसी था, मतलब रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, और वो डीएनसी नहीं कराना चाहती थी और आयुर्वेद के थ्रू उनको निकालना था। तो वो निकला था, फिर उसके बाद वो कंसीव कर गई थी। तो कंसीव करने के बाद में 1-2 महीने बाद उनको पता चला कि टॉर्च पॉजिटिव है। फिर उसके बाद में फिर उन लोगों ने बढ़िया एंटीबायोटिक वगैरह चलाई थी, हालांकि क्योंकि तब वो एलोपैथी में थे, मेरे से सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल हो या कुछ कुछ चीजों का लेती थी। तो ये चीज जो है, पेशेंट का कभी भी इस तरह का कोई भी केस हो, जैसे मेरा मानना है, अगर मान लो किसी का पहला केस खराब हुआ है तो उस केस में टॉर्च करा लेना चाहिए टेस्ट, जिससे पता रहे। और टॉर्च अगर करा लिया, मान लो पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ब्लड में रहेगा तो उसके अगेंस्ट में ही चीजें आएंगी रिपोर्ट में, तो उसके बाद ब्लड की शुद्धि करके या प्रॉपर पंचकर्म करा करके नेक्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी रखेंगे तो फिर सेफर साइड रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि बेबी हो तो जाता है, दवाएं भी उसको चूंकि लंबी चली रहती हैं, और बाद में जब बच्चा होता है तो नेचुरल नहीं लगता। जैसे मेरे उस पेशेंट का जो बच्चे की फोटो उन्होंने बार बार मुझे भेजी थी, मदर को अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने बोला नहीं, बट वो बच्चा मुझे नॉर्मल नहीं नजर आता था, मतलब उसकी शक्ल में मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ इशू है। और बचपन में भी हुआ है, 1.5-2 साल की एज में अभी हो रहा, बहुत नॉटी है। बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन बाद में एंटीबायोटिक लंबी खासी चलती हैं, उनके अपने भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो बच्चों के साथ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इस तरह के जितने भी केसेज हैं, चाहे टॉर्च पॉजिटिव है, चाहे कोई और मेजर इन्फेक्शन की वजह से मिसकैरेज हो रहा है, या रिकरेंट एबॉर्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो वहां पर तो शोधन करा लेना चाहिए। तो इस तरह के केसेस तो देखे हैं सर, टॉर्च वाले। और कॉलेज टाइम का मुझे अभी भी टॉर्च का एक केस याद आ रहा है कि प्रेगनेंसी खराब हो गई थी। तो हुआ कि क्या है, और 20 साल पहले टॉर्च के बारे में लोग इतना नहीं जानते थे, मतलब पढ़ते थे, लेकिन उस तरह के पेशेंट की रिकरेंस बहुत कम होती थी। जैसे आजकल तो मेजोरिटी होता है कि अगर एबॉर्शन हो रहा है तो पक्का सी बात है टॉर्च है। तो उस वक्त जब मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या चीज पैदा हो गई, क्योंकि शास्त्रों में तब नहीं पढ़ा था, रियलिटी है। तो आज आपने इस पर सेशन ले रहे हैं, तो सर थैंक यू सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनुरिता मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगी? मेरी आवाज आ रही है अनुरिता मैडम को? नहीं, शायद नहीं आ रही है। चंपा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? सविता मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे?
नहीं बोलना चाहेंगे? बोलिए हेलो। मिश्रा जी। हाँ बोलिए सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, मैम ने जो बोला ना कि इतना ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन एक छोटी सी सिंपल चीजें लोग वॉच नहीं करते। हमारे पास भी कई ऐसे केसेस आए जिसमें सिर्फ टार्च टेस्ट की वजह से ही बार बार प्रेगनेंसी अवॉर्ड कर जा रही थी, और मॉडर्न पैथी में कोई डॉक्टर को ध्यान नहीं दे रहा। हमने भी कई केसेस इस पे किए सर। अभी मेरे घर का भी एक केस था जिसमें 2 बार से उसकी हो रही, तीसरी बार भी उसने कंसीव किया, लेकिन वो प्रेगनेंसी खराब हुई। तो हम लोगों ने कराया, अंजना मैम ने भी पे काम किया, तो देखा कि टार्च होने की वजह से वो दिक्कत कर रही थी। तो क्या ट्रीटमेंट क्या दिया गया? ट्रीटमेंट मैम ने चलाया था सर उस केस में, ठीक ना। क्या क्या वो क्या? प्रिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मंगा के, जी। ठीक ना। तो हो तो गया ना, सक्सेसफुल हो हाँ, गया? हाँ सक्सेसफुल। अभी तो मतलब अभी तो एजेंसी के बाद अभी लोगों ने प्लानिंग नहीं किया है, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सविता पेठे मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? बाकी लोग जी सुनना सर, चाहते हैं। प्रणाम सर। हाँ बोलिए मैम, आप कुछ बोलिए। हाँ हाँ, प्रणाम सर। जो आपने मानसिक कल भी बताया था, आज भी मन मन का बहुत बड़ा मानसिक ये रहता है। मेरी खुद की ननद है, उसको प्रॉब्लम था, पीसीओडी था, एक ट्यूब ब्लॉक था, और ट्यूबोप्लास्टी करने के लिए बोला था, और फिर भी 30-40 चांसेस। फिर उसके हस्बैंड ने मना किया, इतना तकलीफ लेके नहीं करना चाहिए, और उन्होंने एडॉप्शन का डिसीजन लिया। और वो मेंटली रिलैक्स हो गई कि अभी नहीं है कुछ, मुझे एडॉप्ट करना है, तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है। और वो नेचुरल कंसीव हो गई सर उसी साल में। अभी उसका मतलब बच्चा केवल 15 से माइंड को 16। रिलैक्स करने से अच्छा हो गया, सोमनस से गर्भजननम श्रेष्ठम। हाँ हाँ, प्रॉब्लम था, वो भी एक ट्यूब के ऊपर, वो पीसीओडी सब प्रॉब्लम था उसको, बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन वो नेचुरली कंसीव हो गई। ऐसे बहुत पेशेंट देखे जो एडॉप्ट करते एक पहला बच्चा, दूसरी बार कंसीव हो जाते हैं। ऐसे 2-3 पेशेंट में ये देखा है मैंने। तो जी मानसिक का बहुत बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। मैं पेशेंट को यही बताती हूँ, आप कांटेक्ट करने से पहले भी नेचुरली होना चाहिए। ये सोच के अभी मुझे रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सोच के कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी जो मूवीज होगा में भी आता है ना, वो नेचुरली कभी होगा। खुशी कभी गम, उसमें शाहरुख खान को उन्होंने हाँ अडॉप्ट किया था, अमिताभ बच्चन, जया हाँ बच्चन ने, और बाद में उनको अपना बच्चा हो गया, ऋतिक रोशन। हाँ। ऐसे मूवीज में नहीं, भी हम। हमारे यहाँ तो कोल्हापुर में मैंने 2-3 पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जी पहला बच्चा अडॉप्ट किया और बाद में वो नेचुरली कंसीव हो गए। जी, बहुत सही बताया आपने। बड़ा है, तो जी साइकोलॉजिकल रोल बहुत बड़ा रहता है इसमें। जी। यही बताने का। थैंक यू सर, थैंक बहुत यू। अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत हाँ, अच्छा बता रहे हैं आप सब। अभी मैं थैंक यू। एक ही चीज, एक ही दिन में सारा चीज नहीं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। नहीं तो एक ही बार सब बताऊंगा तो जम्बलिंग होगा दिमाग में। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, अनुरिता मैडम, आप तक मेरी आवाज अभी तक नहीं आई। अनुरिता मैडम का सुनने का मन करता है हमेशा, लेकिन मैडम का आवाज नहीं आ रहा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, मंजूनाथ जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर प्रेम नारायण जी, प्रशांत भट्ट जी, कुछ बोलिए आप लोग। नहीं? तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम लोग कल मिलेंगे 7 बजे, फिर और आगे बात करेंगे इस टॉपिक पे। और आज आज रात को 9 बजे एक डॉक्टर प्रज्ञा डोड़े मैडम आएंगी। वो उत्तर बस्ती पे कुछ प्रेजेंटेशन लेके आने वाली हैं। ठीक है? तो आप लोगों को उत्तर बस्ती थोड़ा सीखना है ना, फीमेल्स का, तो वो उनसे थोड़ा बात करिए, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं। वो बोली मुझे आज लेक्चर लेना है। 9 बजे हम आज क्लिनिकल संभाषा में उनको बुला रहे हैं। ठीक है? तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम 9 बजे मिलते हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। प्रणाम।